हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 यूनिट 4 ऑफ क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस क्लास में जो अपना पहला टॉपिक होगा बच्चों, वो रिलेटेड होगा मैग्नेटिक फ्लक्स से। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस placed in a magnetic field is the total number of magnetic field line crossing this surface normally. So dear students, आपकी नाइंस में क्या बोला गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक आपकी लाइन है वो गिवन एरिया में से कितनी पास होती है। सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। आप फिगर में देखें, आपके पास एक ब्लू कलर का एक एरिया गिवन है, आपकी जो रेड कलर की है वो आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कितनी नंबर ऑफ लाइन आपके गिवन एरिया में से पास होती है, दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई बी, क्योंकि आपका स्टूडेंट एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी होता है जिसको फाई ई से लिखा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से लिखा जाता है। और फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, ए मीन्स गिवन एरिया। अब प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे डॉट है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि डॉट को रिमूव करके क्या आता है आपका। यहां देखिए आप, when you remove this dot then cos is come। डॉट को हटा के cos आता है, क्रॉस को हटा के आपका क्या आता है, साइन। थीटा जो है यहाँ पे आपका वो एंगल बिटवीन है B एंड A। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट DA इज फाई B। इसको हम इंटीग्रल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा B डॉट DA। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे 3 डायग्राम दिखाए गए हैं जिसके अंदर अलग अलग थीटा की वैल्यू ली गई है कि जो मैग्नेटिक लाइन है वो आपकी अप से डाउन है और यूनिफॉर्म है। उनके बीच में सपोज आपका कोई एलिमेंट है जिसके साथ एंगल 30 डिग्री, एंगल आपका 0 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। किस टाइम पे क्या पोजीशन होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे क्या पोजीशन होगी? आपको फाई की वैल्यू से पता होगा। अब फाई आपका है बी ए कॉस थीटा। तो थीटा देखिए, पहले केस में आपका क्या है, सेकंड केस में, थर्ड केस में। अगर आपको cos 0, cos 90, cos 180, cos 60 मीन्स आपको कोसाइन की वैल्यू पता होगी, तो आप फॉर्मूला में पुट करके फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। अब वेबर को हम टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और मीटर स्क्वायर होती है एरिया की यूनिट। नेक्स्ट है CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो CGS यूनिट होती है ये क्या होती है फ्लक्स की, ये होती है मैक्सवेल। उसके बाद एक रिलेशन होता है SI में और CGS यूनिट में, मींस 1 वेबर इज इक्वल टू 10 raised to power 8 मैक्सवेल। अब कई बार आपके एग्जाम के अंदर 1 वेबर की डेफिनेशन भी आती है। डियर स्टूडेंट, 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन आपका गिवन जो आपका एरिया है उसमें व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 टेस्ला आपकी एक्ट करे नॉर्मली किसके ऊपर, जब आपका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तब। नेक्स्ट आपका है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज ML2 A-1 T-2। नेक्स्ट आपका, शायद मेरा पिक आपके सामने आ रहा है, आई टेक माई पिक अप साइड, ओके, सो दैट यू सी ऑल द केसेस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप यहां देखिए बच्चों, नीचे लिखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम भी होगा और आपका पॉजिटिव भी होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कब, जब आपका थीटा होगा 0 डिग्री। अब थीटा 0 है और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है वो आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 होता है ना। नेक्स्ट है मैक्सिमम तो होगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन कब होगा, जब आपका थीटा क्या है, 180 डिग्री। नेक्स्ट आपका मिनिमम और 0 कब होगा, किस कंडीशन पे आपका होगा, जब आपका थीटा है 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 बच्चों आपका होता है 0 डिग्री, दैट्स व्हाई।
तो ये आपके कुछ केसेस थे जो किससे रिलेटेड थे, आपके मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड थे। जैसे आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि phi b इक्वल टू बी ए, ऐसा यूनिट होती है वेबर, सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। उसके बाद आपको डायमेंशन फॉर्मूला लर्न करना है ml2 a-1 t-2। उसके बाद 3 आपके केसेस हैं, स्पेशल केसेस। ये केसेस कब आए हैं, जब आप थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे, किस रिलेशन में, phi इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको cos 0 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 90 इनकी वैल्यू अगर आपको पता है तो आप ये बता सकते हैं कि किस केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा विद पॉजिटिव साइन, मैक्सिमम होगा विद नेगेटिव साइन, मिनिमम होगा जीरो वैल्यू के साथ में। सो आई होप आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का ये पहला टॉपिक आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो डियर स्टूडेंट, ये जो अपना टॉपिक है ये आपका टॉपिक आपने 10th क्लास में भी किया है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस करंट। अगर आपका सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, यहां देखिए बेटा सॉरी, अगर आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से आपका करंट भी इंड्यूस होगा। सो ड्यू टू विच रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आपकी लिंक है किसके साथ में, किसी लूप के साथ में या किसी कॉइल के साथ में, उस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, आई टेक माई पिक डाउन, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, ओके, नाउ यू सी द फिनोमिना हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना टेक प्लेस। यहाँ पे देखो एक हाथ में अपने पास क्या है, मैग्नेट। जब आप इस मैग्नेट को कॉइल के क्या लेके जाएंगे, पास में, सो इसके साथ इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये जो आपकी कॉइल है, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ की वजह से करंट इसके अंदर जनरेट होगा। इसीलिए इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट इज, आप यहां देखिए बेटा, एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, आपके पास कॉइल है और ये बल्ब है। जब आप मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे हैं, मींस आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक है, तो आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। जब पास लेके जा रहे हैं तो ग्लो कर रहा है, दूर लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स कम की वजह से आपका ऑफ हो रहा है, राइट। और एक चीज और नोट करें आप, जो आपका वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर में जब आपके मैग्नेट का मोशन इनवर्ड है तो जो आपका वोल्टमीटर है उसके अंदर निडल एक साइड में डिफ्लेक्शन देता है। जब आपका ये मैग्नेट आउटसाइड जा रहा है तो अब की बार फिर से आपका वोल्टमीटर रीडिंग दे रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो मैग्नेट है इसका मोशन क्या है, इसका मोशन आपका डिफर है। यहाँ पे एक और डायग्राम आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, नंबर 1 है मोमेंट अगेंस्ट रिपल्शन, कि आपकी कॉइल है उसके ऊपर जो आपका जो सिंबल है वो एस है। जब आप मैग्नेट का साउथ पास में लेके आएंगे तो साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल। अब आप मैग्नेट को जब दूर लेके जा रहे हैं तो जो कॉइल की पोलैरिटी है वो नॉर्थ है, तो इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन। सो ये आपको 2 केसेस दिखाए गए हैं। नेक्स्ट अगेन आपका क्या दिखाया गया है, आपके पास एक कॉइल है जो आपकी अटैच है गैल्वेनोमीटर से, एक आपके पास बार मैग्नेट है। जब आप बार मैग्नेट को आउटसाइड लेके जाते हैं तो करंट 0 है, जब आप इनवर्ड लेके जाते हैं तो करंट आपका क्या है, मैक्सिमम। लेकिन आप ये देखिए, जब इनवर्ड है लेकिन मोशन आपका स्टॉप हो जाता है, मींस जब आप मैग्नेट को कॉइल के साथ में मूव नहीं करवा रहे हैं, उस टाइम पे भी करंट आपका क्या है, 0 शो हो रहा है। सो फैराडे एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कुछ लॉ दिए हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है आपका फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है, whenever magnetic flux link with a loop or a coil of electric conductor change and induce EMF and hence induce current are produced in the conducting loop or coil. As long as magnetic flux link with it change, this phenomena is called electromagnetic induction. इंपॉर्टेंट बात है ये लास्ट वाली लाइन, जिसमें बोला है कि आपका जो फ्लक्स है वो कॉन्टिन्यूअस चेंज होना चाहिए। मीन्स जब आपका फ्लक्स चेंज नहीं होता,
मीन्स आपका फ्लक्स स्टॉप है। सो उस टाइम पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना स्टॉप हो जाएगा। मीन्स कंडीशन क्या है, जब तक आपका ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ये होता रहेगा तब तक तो करंट आपका इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन अगर आपका मोशन स्टॉप हो जाता है तो उस टाइम पे करंट इंड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड जो लॉ है फैराडे का, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट वो आपका इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टिंग कॉइल या फिर लूप। अब इस बात का क्या मीनिंग है बच्चों, इस बात का ये मीनिंग है कि सपोज आप कॉइल के साथ में जो मोशन है मैग्नेट का, अगर वो स्पीड से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो इससे जो ईएमएफ है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आप वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं मैग्नेट को कॉइल के साथ में, तो आपका जो ईएमएफ है या आपका जो करंट है वो आपका धीरे धीरे प्रोड्यूस होगा, स्लोली स्लोली। सो एक फॉर्मूला है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे जो आपका E है बच्चों वो है ईएमएफ, फाई आपका फ्लक्स है और dt से क्यों डिवाइड किया, वो रेट ऑफ चेंज के लिए। अब यहाँ पे देखें आपको दो डायग्राम के थ्रू क्या दिखाया गया है। जब आप एक मैग्नेट को इसके अंदर लेके जाते हैं, एक पर्सन का हाथ है मैग्नेट के अंदर लेके जा रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे गैलोमीटर है उसके अंदर रीडिंग शो करें, अगर आपको ये विजिबल है जूम करके देख सकते हैं आप, तो वो क्या है मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकाल रहे हैं वापस से गैलोमीटर की निडल किस पे आ रही है, जीरो पे आ रही है। दैट मीन जब तक फ्लक्स आपका चेंज है तो वो करंट की जो पोजीशन है वो आपको मीटर में दिखेगी। फर्स्ट वाले केस में आपको जो आपका ये वाला केस है मैं आपको एक बार टिक करके दिखाती हूँ। इस केस में मोशन जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये जो निडल है आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना बेटा, इस पॉइंट पे जो निडल है वो बड़ी तेजी से फास्टली मूव कर रही है। लेकिन इस वाले केस में देखो वो मैग्नेट को धीरे धीरे लेके आ रहा है अंदर, इंसर्ट धीरे धीरे कर रहा है, जिससे आप यहाँ पे मीटर में रीडिंग देखना, यहाँ पे वो जो रीडिंग है वो आपकी स्लोली स्लोली मूव हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज लेंजेस लॉ। अब फैराडे के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसी के ऊपर एक लॉ दिया, लॉ का नाम था लेंजेस लॉ, उन्होंने अपने नेम पे ही लॉ दिया है। लेंजेस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes the rate of change of magnetic flux। मीन्स इसका क्या मीनिंग है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। इसका मीनिंग क्या है कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है वो उसी का अपोज कर रहा है। अब डायग्राम में देखें, जैसे मैग्नेट पास आएगा पोलैरिटी साउथ थी वो पोलैरिटी नॉर्थ हो जाएगी, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। मीन जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास लाना चाहते हो तो उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी जिससे वो मैग्नेट को अपोज करेगी। उसके बाद जब मैग्नेट को आप दूर लेके जाएंगे तब खुद देखें उसकी पोलैरिटी इस टाइप से हो जाएगी कि वो मैग्नेट को क्या करना चाहेगी, अट्रैक्ट। दोनों ही केसेस में वो आपका अपोजिशन शो करेगी। अब मैथमेटिकल कैसे लिखे इस चीज को, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब इस एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स एक आगे आप और लिख सकते हैं, आप यहां देखें E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन है वो अपोज को शो कर रहा है। एन आपके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जो आपकी कॉइल है उसके अंदर कितने टर्न्स हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल एन। और जो ये डी फाई बाई डी टी है ये क्या है, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि कई कई बुक में आपको डी की बजाय ये डेल्टा सिंबल मिलेगा बेटा। डेल्टा सिंबल होता है फिजिक्स में चेंज के लिए, और इसका मीनिंग होता है फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसी के अंदर जो आपका लेंजेस लॉ है इसने एक इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंस दी थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। इसका मीनिंग क्या है बेटा, ये आपका जो होल फिनोमिना हो रहा है, इस होल फिनोमिना के अंदर एनर्जी जो है आपकी वो कंजर्व रहती है। दैट मीन्स वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अपीयर एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट। Thus Lagrange is valid and
is a consequence of law of conservation of energy। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इस लाइंस का, जो आपके ऊपर 3 या 4 लाइन लिखी गई हैं, इनका मीनिंग है जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास लाते हो तो वो रिपेल करता है, जब आप उस मैग्नेट को दूर लेके जाते हो तो वो अट्रैक्ट करता है। मींस अट्रैक्शन और रिपल्शन के अंदर जो आपका वर्क हो रहा है वही वर्क आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके इंड्यूस करंट को जनरेट कर रहा है। कहने का मतलब ना तो हमने एनर्जी को क्रिएट किया ना हमने डिस्ट्रॉय किया, हमने जस्ट उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो इस सेंस में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके लॉ को भी ओबे किया। दैट मीन्स इन दिस प्रोसेस ऑफ EMI आवर एनर्जी इज कंजर्व। तो ये भी आपका एक टॉपिक है जो यहाँ पे कवर होता है। यहाँ पे देखें, एक कॉइल के पास एक बल्ब है, आप मैग्नेट को पास लेके आए, फ्लक्स चेंज हुआ तो आपका बल्ब ग्लो कर गया। जब आप उसको दूर लेके जाते हो, ठीक है, दूर लेके जाएंगे तो अगेन आपका जो ये बल्ब है अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा? वैसे होना क्या चाहिए, एक बार अगर आपका एक साइड में करंट है तो सेकंड में क्या होगा? सेकंड साइड में आपका करंट रिड्यूस। लेकिन बल्ब के थ्रू आप उसको क्या है, ग्लोइंग फॉर्म में ही दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, अब यहां देखें, कॉइल है जो रेक्टेंगल शेप की है, पीछे हमारी कॉइल थी सर्कुलर शेप की, अब की बार हमने कॉइल ली है रेक्टेंगुलर शेप की, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया। जैसे मैग्नेट का मोशन हुआ तो आप करंट को चेक करें, वो 0 है, वो मिनिमम है, वो मैक्सिमम है। मीन जब कॉइल पास में आएगी तो सपोज आपका करंट मैक्सिमम है, जब वो दूर जाएगी तो आपका करंट क्या है? मिनिमम है। कैसे अपोजिट भी हो सकता है, तो आप वो सर्किट में देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, आपको डायग्राम में 2 मोशन दिखाए गए हैं, एक फॉरवर्ड और एक आपका बैकवर्ड। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो ध्यान देने की है, अगर आपका कॉइल के अंदर करंट है क्लॉकवाइज तो साउथ पोलैरिटी होती है, अगर आपका कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोलैरिटी होती है। आप इस चीज को ध्यान करना प्लीज। यहाँ पे आपको बहुत सारे डायग्राम दिखाए गए हैं सेपरेट सेपरेट, आप उनको एक बार देखिए। मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1 करके। जो पहला डायग्राम है आपका, ये वाला डायग्राम, इसमें आप ऑब्जर्व करें, जब आप नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आते हैं, है ना, देखो एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने आपको बात बताई थी, तो नॉर्थ पोलैरिटी होगी। इस सेकेंड वाले में देखें, जब आपका करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोलैरिटी है। आप यहाँ पे देखें, इस वाले में जब आप नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आते हैं, कहने का मतलब जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हैं तो नॉर्थ पोलैरिटी, राइट, तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ शो हो रहा है। जब आप उस मैग्नेट को अवे लेके जा रहे हैं, गोइंग अवे, दूर लेके जा रहे हैं, तो आपका जो करंट है वो क्या बन रहा है? साउथ पोलैरिटी से क्लॉकवाइज शो हो रहा है। ऐसे ही आप साउथ को साउथ के पास लेके जा सकते हैं या साउथ को साउथ से दूर लेके जा सकते हैं। आप ये वाला डायग्राम में देखिए, मींस आप मैग्नेट को रोटेट भी कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर केस के लिए रटना नहीं है बेटा, आप नॉर्थ को पास लेके आए या साउथ को पास लेके आए, सेम फिनोमेना होगा। जब भी आप पास लेके आएंगे रिपल्शन होगा, ठीक है। ऐसे आपको ये कॉइल यहाँ सेकेंड वाले डायग्राम में नीचे आपको शो की गई है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट। मींस आपके कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू आप करंट को इंड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो इनको भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो वेट अ मिनट, ओके। So method of producing induced EMF and induced current. Number 1 method is relative motion between a magnet and a conducting coil or loop. आप यहां देखिए बेटा, डायग्राम में आपको शो हो रहा है, cause a rate of change of magnetic flux and produce induced EMF and induced current. मींस पहला जो मेथड है उसमें हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट लिया और एक कॉइल ली, उसके मोशन से हम इंड्यूस EMF को जनरेट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। सेकेंड मेथड इज रिलेटिव मोशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग कॉइल और कंडक्टिंग लूप। यहां पे देखें, हमारे पास 2 लूप है, एक लूप रेस्ट पे है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है,
दूसरा लूप मोशन में है जिसके साथ सेल या बैटरी जोड़ रखी है। अब आप यहाँ पे एक बात थोड़ी सी ध्यान दे बेटा कि सेकंड केस में ऐसा क्यों किया। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक थोड़ा सा स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जैसे आपने ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ओर्स्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था कि अगर एक वायर के अंदर करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब अ करंट कैरिंग क्वाइल वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक क्वाइल जिसके अंदर करंट है वो आपका काम करेगी मैग्नेट जैसा। तो जो पहला मेथड था उसमें तो हमने क्या लिया, एक क्वाइल लिया और एक मैग्नेट लिया, उसका मोशन ऑब्जर्व किया। अब सेकंड वाले मेथड में ये बोला गया कि भाई हम चेक करते हैं कि जो ओर्स्टेड ने बात बोली थी वो ठीक है क्या नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब की बार सोर्स मैग्नेट ना लेके एक क्वाइल ले ली जिसके अंदर करंट पास होता है। फिर से उसने इस क्वाइल को रोटेट करके देखा कि क्या एक करंट कैरिंग क्वाइल भी वैसा ही फिनोमेना शो करती है जो एक मैग्नेट करता है। तो क्या ऑब्जर्व होता है, जो फिनोमेना मैग्नेट के केस में हुआ था वो सेम फिनोमेना अक्कर होता है जब आप एक करंट कैरिंग क्वाइल को रोटेट करवाते हो एक स्टेशनरी क्वाइल के साइड में। तो इस डायग्राम में आपको यही दिखाया गया है, एक मैग्नेट की बजाय एक क्वाइल ली गई है जिसके अंदर करंट जा रहा है। तो क्वाइल को जब आप पास लेके आ रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। आप यहां देखिए बेटा, वेयर इज माय पॉइंटर, ओके, ये देखिए आप इस चीज को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे जब आप इस क्वाइल को पास लेके आ रहे हैं तो देखो इसमें एक रेड कलर की निडल है वो मूव हो रही है, राइट। सो थर्ड मेथड इज, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, सो स्टूडेंट्स, wait a minute. So third method is the rate of change of magnitude or direction of flow of electric current in a current carrying coil or loop cause induce EMF and induce current in the neighboring coil, conducting coil or a loop which is magnetically linked with it। कहने का मतलब है थर्ड मेथड में भी सेम है। हमने दो कॉइल ली हैं आपकी, आप यहां देखें, ये देखो बेटा, वो जो आपको क्वाइल वाला था वो म्यूचुअल इंडक्शन वाला दिखाया गया है। आई थिंक शायद मेरा पिक किसके सामने है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाती हूँ। आई टेक दिस, ओके, यहाँ पे देखिए दो क्वाइल है आपके पास। एक क्वाइल क्या है, रेस्ट पे, तो दूसरी भी आपकी क्या है, रेस्ट पे। आप दोनों को ऑब्जर्व करें, दोनों क्वाइल आपकी रेस्ट पे हैं। एक में आपका एसी सोर्स लगा है, एक में आपका वोल्टमीटर है। जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे सेकेंड वाले में करंट इंड्यूस होगा, लेकिन आप डायग्राम में देखिए वो पहले वाले का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो अपोजिट ईएमएफ लिखा गया है। तो ये आपके तीन मेथड हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। फोर्थ मेथड कहता है आपका रोटेशन ऑफ अ कंडक्टिंग कॉइल। वेट अ मिनट, टेक माय पिक हियर। अब आप देखें एक बारी, इसमें है रोटेशन ऑफ अ, देखो मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं आपको थोड़ा क्लिक करके दिखाती हूँ, आप उस पर फोकस करना। आप इस वाले डायग्राम को देखना बेटा जो मैंने टिक किया है, ठीक है, इस डायग्राम को देखना। रोटेशन ऑफ अ कंडक्टिंग कॉइल और ए लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी क्वाइल को या किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच कॉज इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट इन द कंडक्टिंग कॉइल। सो उसकी वजह से कंडक्टिंग कॉइल के अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपने 10th क्लास में जनरेटर मोटर वाला पढ़ा था ना टॉपिक, तो वहां पे जो जनरेटर होता है, तो जनरेटर आपका बेस होता है ईएमआई प्रिंसिपल पे। मींस जब क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट किया जाता है तो नंबर वन उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होता है। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो करंट को भी इंड्यूस कर देगा बेटा। तो ये आपका चौथा मेथड है जिसके थ्रू आप इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। फिफ्थ मेथड है, अब फिफ्थ मेथड को देखना बेटा। The rate of change of magnitude or direction of area of a conducting coil or a loop in magnetic field causes
induce EMF and induce electric current in the conducting coil or a loop. अब यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है. अब की बार हमने क्या किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, लेकिन अब की बार वो विद रिस्पेक्ट टू एरिया हमने करके देखा है. अगर उसमें चेंज होगा, हम एरिया चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा. राइट. अब ये कैसे है, आपको ये कैसे समझ में आएगा. अब ध्यान दे बेटा एक बारी. सपोज कोई आपके पास चीज है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, जब आप उसको वर्टिकल करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने से, आप ये डायग्राम में यहाँ पे ऑब्जर्व करना बेटा एक बार प्लीज, मैं आपको शो करती हूँ. आप इस चीज को ऑब्जर्व करना. देखो ये क्या कर रहा बंदा, हाथ की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हैंड, विद द हेल्प ऑफ हैंड, एक बार कॉइल को ऊपर कर रहा है, एक बार नीचे. ऐसा करने से, ऊपर नीचे करने से वो जो कॉइल है, एक बार वो वर्टिकल हो रही है, एक बार हॉरिजॉन्टल हो रही है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होने से उसका जो डिस्टेंस है मैग्नेट के साथ में, वो आपका चेंज हो रहा है. सो इस फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ. सो आप ये देखें, एक डायग्राम के थ्रू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिखाया गया है. ओके, नाउ यू सी ईएमएफ क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी, जहां पे फाई आपका बी ए कॉस फाई है. अब आपको ये बहुत सारे डायग्राम ऐसे आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे बेटा. मैं आपको दोबारा बताती हूँ. जो क्रॉस है, राइट, जो क्रॉस होता है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पेपर के इनवर्ड. डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड. ओके, आप ये बात ध्यान रखना. नेक्स्ट चीज आप ये देखिए, ये आपको जो पांचवे टाइप का जो था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो दिखाया गया है. जब आपका मैग्नेट, देखो आप आगे पीछे नहीं कर रहे आपकी बारी है ना, आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं. तो जब एक बार ये वर्टिकल हो रहा है, तो मैग्नेट के साथ ये जो कॉइल का डिस्टेंस है वो आपका कम हो रहा है. लेकिन जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो कॉइल के साथ मैग्नेट का डिस्टेंस क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है. सॉरी, डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है. सो ऐसे भी रोटेट करने से कॉइल के साथ में फ्लक्स आपका चेंज होता है. जब आप मैग्नेट को ऐसे रोटेट कर रहे हैं बेटा, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो इस केस में भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ चेंज हो रहा है. तो जो पांचवा पॉइंट था, पांचवा मेथड था, उसमें इस टाइप से हम इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट करते हैं. आप ये यहां देखें, यहाँ पे तीन आपके कॉइल लेके उन तीनों के अंदर करंट को इंड्यूस किया गया है. जैसे आपका ये भी एक डायग्राम उसी चीज को शो रहा है. नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपके पास तीन चीजें हैं. थंब, राइट, जैसे आप ये लिखा गया, मैं रीड कर रही हूं बेटा. अरेंज द इंडेक्स फिंगर और फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जिसपे फील्ड में जैसे सपोज इनवर्ड है. जो थंब है वो मोशन ऑफ द कंडक्टिंग रोड एंड कंडक्टिंग लूप. जो सेंटर फिंगर, आपकी सेंटर वाली फिंगर, ये आपकी फोर फिंगर होती है, ये आपकी सेंटर, ये आपका थंब. तो सेंटर फिंगर है वो डायरेक्शन इन द इंड्यूस करंट. सो आप इस टाइप से मोशन, करंट और फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं. डायग्राम में देखें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में, इसको डायनामो रूल भी बोलते हैं बेटा. नेक्स्ट ये देखिए, एनसीईआरटी में इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे. आप इसको देखिए बच्चों. पहले वाले में एक आपके पास रेक्टेंगुलर लूप है ABCD, राइट. आई चेंज माई पोजिशन, सो वेट अ मिनट स्टूडेंट्स. वेट अ मिनट. ओके फाइन. अब यहां देखिए बेटा, क्रॉस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपकी है इनवर्ड, राइट. और जो ये आपका ABCD लूप है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका आ रहा है. सेकेंड केस में क्या हो सकता है, आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है जो आपका बाहर जा रहा है. पहले वाले केस में अंदर है, दूसरे वाले केस में क्या है, वो बाहर जा रहा है. तो आप सीबीएसई के अंदर 2019 में एक प्रॉब्लम आई थी, आप उसको देखें. उसका सॉल्यूशन भी है, वो आपका नीचे है आपका, उसको बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आप प्रॉब्लम देखें. ए स्मॉल फ्लैट सर्च कॉइल of area
कॉइल का एरिया गिवन है विद 140, आप ये देखें सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है बच्चों। 140 क्लोजली वाउंड टर्न, मतलब एन की वैल्यू गिवन है आपको 140, बिटवीन द पोल ऑफ पावरफुल मैग्नेट प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी है एसआई यूनिट 0.09 टेस्ला, देन क्विकली रिमूव्ड आउट ऑफ द फील्ड रीजन। तो कैलकुलेट करना है नंबर 1 चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, नंबर 1 पे फ्लक्स निकालना है और नंबर 2 पे आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। सो वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले देखें, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, जो चेंज इन फ्लक्स है वो क्या होता है φ2 माइनस φ1, राइट। तो φ2 में तो वो आपका रिमूव हो गया, जब तक आपकी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी तब तक ही उसके साथ में फ्लक्स रहेगा। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव हुई, फ्लक्स उसका जीरो हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, आंसर के अंदर φ2 की वैल्यू को जीरो रखा गया है, लेकिन φ1 क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न, b मैग्नेटिक फील्ड, a एरिया, और ये उसके साथ उसका एंगल है, ठीक है। सो सबकी वैल्यू हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्न 140 है, b आपको गिवन है टेस्ला की फॉर्म में, आपको एरिया गिवन है। नेक्स्ट आपका 10 की पावर 4, ये क्यों किया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एसआई में थी लेकिन एरिया की यूनिट सीजीएस में थी। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम सारी की सारी वैल्यूज को एक यूनिट में कन्वर्ट करें, या तो सारी को एसआई में करो या सारी को सीजीएस में करो। तो हमने एरिया की यूनिट को सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट किया। एंगल हमारा 0 डिग्री है, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा 63 इंटू 10 की पावर -4 वेबर। तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। एक अल्टरनेट मेथड भी गिवन है आपको, वो आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें, अगर हमारे पास एक बारी फ्लक्स आ गया तो हम इजीली ईएमएफ निकाल सकते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड आउट ईएमएफ। आप कैलकुलेट करके देख लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sorry, an iron bar filling through the hollow region of a thick cylindrical shell made of copper experience a retarding force. What can you conclude about the nature of the iron bar? Explain करें। तो जो बार है आपका वो क्या है, मैग्नेट है, और रीजन क्या है, लेंजिस लॉ, इंड्यूस ईएमएफ, करंट अपोज इट्स कॉज। इसमें आप ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स में आ सकते हैं आपको। उसमें पूछा गया है कि आयरन का जो नेचर है, आयरन बार का, वो कैसा होता है। तो सबको पता है आयरन कैसा होता है, मैग्नेट जैसा बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। और उसने बोला है कि वो जो आपका आयरन बार है होलो रीजन से, उसने उसको क्या किया, रिटार्डिंग फोर्स एक्सर्ट की है। सो रिटार्डिंग फोर्स आपकी होती है अपोजिंग फोर्स। जैसे आप बोल सकते हो, एक आपकी होती है एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक होती है रिटार्डिंग। रिटार्डिंग मतलब जो अपोज को शो करे। सो ये फिनोमिना किसमें होता है, लेंजिस लॉ में। आपको यही आंसर लिखना है। सो नेक्स्ट इज मोशनल ईएमएफ। अभी हमने सिंपल ईएमएफ पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। सो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आई थिंक मेरा पिक मे बी इसके सामने हो डायग्राम के, तो फर्स्टली आई रिमूव माई पिक फ्रॉम दिस डायग्राम। Okay, let us start. Consider a conducting loop with a movable arm or side inside magnetic field. तो अब डायग्राम में देखें बेटा, डायग्राम में आपके पास, अब डायग्राम ऑब्जर्व करें, आपके पास ये वोल्टमीटर लगा है, ये आपके पास एक लूप है जिसके अंदर ये जो साइड वेलोसिटी कर रही है ये क्या करती है, मूव। ये आपके पास एक बल्ब है जिसके थ्रू बताया जाएगा कि ऑन होगा कि ऑफ होगा, ठीक है। ये एक डायग्राम है सिंपल। सो सपोज एल आपकी जो रोड है उसकी लेंथ है, वी आपकी वेलोसिटी है, एम मैग्नेटिक फील्ड है, और एक्स क्या है, लेंथ ऑफ वेरिएबल साइड, जो साइड आपकी मूव हो सकती है उसकी है लेंथ। अब थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको बताती हूँ बेटा। सबसे पहले फ्लक्स हमारे पास होता है फाई इक्वल टू बी ए, डॉट को हटाया तो हमारे पास आ गया कॉस। बी और जो आपका एरिया है उसके बीच में एंगल है 0, तो हमने कॉस 0 को क्या पुट किया, कॉस थीटा को 0 पुट किया, और कॉस 0 होता है 1। ये हमने एरिया की वैल्यू एल इंटू एक्स लिखी बेटा, क्योंकि एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
सारी वैल्यू पुट करेंगे तो फ्लक्स हमारे पास आएगा BLX। अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E हमारे पास होता है -N भी होता है बेटा यहाँ पे, लेकिन नंबर ऑफ टर्न अगर मान लो सपोज 1 है तो हम इसको सिंपल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लक्स की वैल्यू BLX पुट कर दी बेटा। अब डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में होता क्या है, हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर ले लेते हैं ऐसे इंटीग्रेशन में। सो मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर ले लिया, अंदर हमारा बचा -dx/dt। सो -dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो है इंड्यूस ईएमएफ, वो क्या फॉर्मूला आ गया उसका, BLV। और BLV को क्या बोलेंगे, BLV को बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट, मोशनल ईएमएफ अगर आपको लोरेंट्ज फोर्स से निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। सो कंडीशन जो है आपकी लोरेंट्ज फोर्स के लिए थोड़ी अलग होगी बेटा। सो लेट अस स्टार्ट। अब डायग्राम में देखें एक बारी, आपके पास एक रोड है L लेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, वो आपकी मूव कर रही है V वेलोसिटी से। सो अभी अभी हमने ड्राइव किया है, E हमारे पास होगा VBL या सिंपल BLV, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। So student, consider motion of conductor having large number of free electrons with its length perpendicular to the magnetic field। अब इसमें सारी की सारी चीजें आपको गिवन है स्क्रीन पे। L आपके पास लेंथ है, ये देखिए बेटा, अब ये देखिए L आपके पास लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर आपका कंडक्टर मूव करेगा, V वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, Q आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज है फ्री इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल E आपके पास है EL मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द कंडक्टर ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट द एंड ऑफ कंडक्टिंग रोड। V या E हम बराबर ले सकते हैं, जो आपके पास क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, फोर्स को ये लिख सकते हैं बेटा, E = QE, क्योंकि लोरेंज एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो फोर्स है उसको सम बताया है बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। इस वजह से हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लेनी पड़ेगी और मैग्नेटिक भी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो चार्ज पे फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है QV, और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। अब थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो कितना लिया हमने, 90 डिग्री, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, QVB। सो नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारे पास E और B है, आप ये देखिए, बैलेंस टुगेदर, जो चार्ज है आपका वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। सो बैलेंस कंडीशन पे दोनों फोर्स को हमने इक्वल पुट किया, Q से Q कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए बेटा, बैलेंस कंडीशन पे हमने FB को FE के बराबर रखा, मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्वल रखा। नेक्स्ट में दोनों की वैल्यू पुट की हमने। अब यहाँ पे Q से Q आपका क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास जो E है वो क्या आया, B × V। लेकिन कहता है बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ कंडक्टर वो होता है V = EL। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पुट कर सकते हैं, V = E और फर्दर = EL या फिर BLV। आप ये चेक करें, ये चेक करें बेटा। नेक्स्ट है, लेकिन मोशनल जो EMF है ड्यू टू मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड को क्या होता है, BLV। इससे हमारे पास इंड्यूस EMF का फॉर्मूला दोबारा से क्या आ गया, BLV। उसके बाद अगर आप करंट निकालना चाहते हो, क्योंकि इंड्यूस EMF से क्या जनरेट होता है, करंट, तो उसका फॉर्मूला होगा E/R। आप E की वैल्यू BLV पुट करेंगे तो आपके पास इंड्यूस करंट जो मोशनल EMF की वजह से है वो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, हमने पिछली अपनी क्लासेस में पढ़ा है, जो फोर्स हमारी होती है, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, जो फोर्स आपकी होती है वो बिल फॉर्मूला से BIL होती है। जैसे सपोज एक आपके पास अगर पॉइंट चार्ज है, वो अगर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पर फोर्स लगाती है QV। लेकिन अगर एक चार्ज कंडक्टर आपका मींस जिसकी लेंथ L है वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी BLV। सो उस रिलेशन से हमने पुट किया ILB। क्रॉस हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, sin थीटा। अगेन जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होगा दिस,
आपने क्या किया, इसमें करंट का फॉर्मूला BLV/R को पुट किया। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो फोर्स होगी उसका फॉर्मूला होगा B²L²V/R। यहां से आप पावर भी निकाल सकते हैं। पावर आपके पास होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये देखें, व्हाट इज पावर? पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी कैसे लिखा। सो डियर स्टूडेंट, आप देखें, क्या मैं पावर को वर्क अपॉन में टाइम लिख सकती हूं? राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हम वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं बेटा? फोर्स, मैं क्रॉस लगा रही हूं इंटू के लिए, इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैंने सपोज क्या लिख दिया आपका? एक्स लिख दिया, या आप इसको एक्स एस भी लिख सकते हैं। या मैं अगर आपको टेक एन इरेजर, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसको कोई और सिंबल देती हूँ ताकि आप पजल ना हो। हम इसको एस ले लेंगे, पॉइंटर, यस, हमने इसको क्या ले लिया? सपोज एस ले लिया। एस इज डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में क्या है? टाइम। सो आप यहां देखें, इस फॉर्म में जो पावर है आपकी, पावर को आप किसके इक्वल लिख सकते हैं? फोर्स, दिस इज पावर, ओके। सो फोर्स इनटू में S/T को क्या हम वेलोसिटी लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी। सो इन दिस मैनर वी फाइंड दिस फॉर्मूला लाइक पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वी। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको पीछे वाले रिलेशन से फोर्स की वैल्यू उठा के पावर का एक नया फॉर्मूला बनाना है। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू, द फॉर्मूला फॉर पावर इज B²L²V² मींस पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसको बोलते हैं पावर डेसिपेटेड। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप पावर के बाद हीट जनरेट निकालना चाहते हो, सो आप हीट को क्या लिख सकते हो? पावर इनटू टाइम। सो यहां पे आप क्या करना, पावर का जो फॉर्मूला अभी भी आपने ड्राइव किया है उसको पुट कर देना। तो आप ये भी निकाल सकते हो कि पूरे सर्किट में ये जब फिनोमिना हुआ तो कितनी आपकी हीट वेस्ट हुई, कितनी आपकी हीट डेसिपेटेड हुई। सो यू ऑल्सो फाइंड आउट हीट डेसिपेशन। मीन सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया बच्चों? इस टॉपिक में सबसे स्टार्टिंग में हमने ईएमएफ इंड्यूस किया, ईएमएफ के बाद हमने करंट निकाला, करंट के बाद हमने फोर्स निकाली, फोर्स के बाद हमने पावर निकाली, और पावर की हेल्प से हमने हीट डेसिपेशन निकाला। सो डियर स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। इसके जो आगे के टॉपिक हैं वो हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बाय स्टूडेंट्स।